हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन बैच, जिसके अंतर्गत आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी देख रहे हैं। लगभग लगातार 15 लेक्चर आ चुके हैं और उसी कड़ी में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को भी शुरू किया था। और ऐसा इसलिए किया गया कि पहले उन सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे जिसमें प्रीलिम्स में भी बेनिफिट मिल जाए। आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 27 अक्टूबर को है, साथ ही साथ आरओ का जो प्रीलिम्स है 22 दिसंबर को, इन दोनों के प्रीलिम्स में बेनिफिट मिलने के साथ साथ मेंस में भी बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो आरओ का मेंस ऑब्जेक्टिव हो या फिर यूपी पीसीएस का मेंस आपका रिटन फॉर्म में हो। दोनों ही जगह आपके बेनिफिट्स रहेंगे। इसीलिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले 1 महीने के अंदर। फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से मेंस वाले नोट्स को कवर करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पाषाणिक सभ्यता को पढ़ा, ताम्र पाषाणिक सभ्यता पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा था। मेरे इसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों ने देखे, काफ़ी लोगों को पसंद भी आए, जो है कि कमेंट्स आए मेरे पास जब टेलीग्राम पे मैसेजेस आए तो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल किया गया है इसमें। साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं 2022 और 23 के, उनके नोट्स को शामिल किए गए और दिल्ली की कुछ प्रतिष्ठित संस्थान है, कोचिंग संस्थान, उनके भी नोट्स को इसमें शामिल किया गया और मेरे भी इसमें नोट्स हैं। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, वो इस तरीके से तैयार किए गए जिसे हम कहते हैं ना, किसी किताब का या किसी चैप्टर का क्रक्स होना, यानी कि निचोड़ होना, हर एक चीज़ उसमें मिली हो और बहुत अच्छी लैंग्वेज हो, वो सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर डिस्प्ले पर मैं लिख देता हूं 8527594636, इस पर मैसेज करके आप वहां से इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल को आज हमें पढ़ना है और वैदिक काल को पढ़ने से पहले आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए वैदिक काल तक पढ़े। जैसे हम लोगों ने पाषाणिक सभ्यता पढ़ ली थी, फिर ताम्र पाषाणिक पढ़ी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने लगभग 2350 बीसी से कहाँ तक आए थे। मान लीजिए इधर आपको 0 तक आना है, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे करके आज 2024 तक हो, इस तरीके से मान लीजिए। तो हम लोगों ने लगभग 1750 बीसी तक की स्टोरी पढ़ ली थी। अब उसके बाद आपको 1750 से आगे बढ़ना है, जिसमें कि 1500 बीसी से लेकर शुरू होती है कहानी और 600 बीसी तक जाती है। कहाँ तक? 600 बीसी तक जाती है। तो लगभग देखा जाए अगर, तो मान के चलो कि लगभग 900 साल का जो कार्यकाल था वो वैदिक पीरियड से संबंधित था। हालांकि 750 से लेके 1500 तक के बीच का, 1750 से 1500 के बीच का लगभग 250 ईयर का जो सभ्यता थी बीसी में, मतलब कि ईसा पूर्व, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इसमें झुकर झाकर संस्कृति आती है चनूदड़ों में। इन सबके बीच में 1500 बीसी में लगभग धीरे धीरे मध्य एशिया से आर्यों का जब आगमन हुआ, ठीक है, आर्य मूलक देश भी कहा जाता है उसे, आर्यों का आगमन हुआ वहां मध्य एशिया से, तो भारत में एक नई संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, नई संस्कृति का विकास हुआ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन काफी कुछ उसमें नए नए चीजें देखने को मिली। क्या क्या चीजें थी, क्या क्या व्यवस्था थी, कहाँ पे उनका विकास हुआ, कहाँ पे उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हुई, इन सभी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप पहले कहाँ से पढ़ोगे, 1500 बीसी से लेकर आप पहले पढ़ोगे 1000 बीसी तक आपका रहेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्यतः ऋग्वेद के अंतर्गत इस पीरियड की पूरी जानकारी दी गई है और ऋग्वेद हमारा एक प्रमुख वेद माना जाता है अपने इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन कहानियों को, प्राचीन स्रोतों को जानने के लिए, इसीलिए ऋग्वैदिक काल कहा गया। और उसके बाद जब ये पूरा वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ोगे तो उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक एरा जिसे हम कहते हैं, जिसमें 1000 बीसी से लेकर आपको 600 बीसी तक की पूरी स्टोरी कवर करनी होती है। हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या क्या सभ्यता थी, क्या क्या समाज था, क्या धर्म थे, क्या व्यवसाय थे, और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। और दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हड़प्पा सभ्यता से भी कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से ऐसे प्रमाण थे, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल आते आते धूमिल हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक संरचना के बारे में। भौगोलिक संरचना की बात करोगे तो इनका जो विकास था एक सप्त सैंधव क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सप्त सैंधव क्षेत्र। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि दोनों बातें तो एक ही हैं,
लेकिन थोड़ा सा बस अंतर ये हो जाता है कि वहां पे सिंधु नदी प्रमुख नदी के रूप में थी, जिसमें और भी सहायक नदियां थी, और यहाँ पे जो विकास हुआ वो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के पास इसका विकास हुआ। जैसे आप झेलम को देखेंगे, चिनाब को देखेंगे, रावी को देखेंगे, ब्यास को देखेंगे, सतलज को, ये सभी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के ही क्षेत्र हैं। लेकिन इनके जो प्राचीन कालीन नाम है वो अक्सर प्रश्न कर देता है, ऐसे मिलान करने के लिए ही ये डायरेक्टली प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में और साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स में भी। तो झेलम का जो पुराना नाम था वो वितास्तता था, चिनाब का पुराना नाम अस्कनी था, रावी का पुराना नाम परशुणी था, जैसे आपने सुना होगा परशुणी नदी के तट पर जो है कि युद्ध के बारे में, और ब्यास का पुराना नाम बिपाशा था, सतलज का पुराना नाम सतुद्री था। तो ये कई बार मिलान करने के लिए आता है, और इनको पंचनद के रूप में भी जाना जाता है। 5 प्रमुख नदियां थी ये जो सिंधु की सहायक नदी थी। तो यहां पर आप देखोगे कि सिंधु एवं सरस्वती नदी जो थी इनकी प्रमुख सहायक नदियां थी ये, और सप्त सैंधव क्षेत्र या प्रदेश माना जाता था 7 रिवर्स का प्रदेश। यहाँ जो सप्त का मतलब हो गया 7 प्रमुख नदियां। 7 कौन सी? 1 2 3 4 5 ये हो गई, छठी सिंधु और 7वीं सरस्वती। ये वही सरस्वती है जिसको आज हम लोग प्रयागराज में संगम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सामान्यतः आज हमें सरस्वती नदी दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब आप प्रयागराज इलाहाबाद में जाओगे जहां पर नदियों का संगम होता है, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, दूसरी तरफ से यमुना नदी आ रही है, और जहां पे इनका मिलन हो रहा है वहीं पे नीचे से जो है कि सरस्वती नदी का भी उद्गम देखने को मिलता है। तो इस जगह पे कुछ पानी जो है कि थोड़ा ऊपर उठता है सामान्य धारा के अभाव, मतलब सामान्य धारा के विपरीत। तो ये वही सरस्वती नदी है जिसका हम परिचय या जिसका हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखोगे कि आर्यों का आगमन हो रहा था, तो उनके भी कुछ सांस्कृतिक तत्व थे, उनकी भी कुछ पूजा पद्धति रही होगी, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पैदा नहीं हुए बल्कि पहली बार भारत में आ रहे थे। इससे पहले वो मध्य एशियाई देशों में रहते थे, जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले देश हैं, जो कभी 1991 से यूएसएसआर यानी रसिया के पार्ट हुआ करते थे। तो वहाँ पे इनके पास वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, कि वर्ण व्यवस्था में हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी चीज लेकर आते हैं वो। साथ ही साथ भारत में उसी दौरान 1750 के बाद जो विकसित हुई थी 250 साल की एक सभ्यता, जो 1500 ईस्वी तक, 1500 बीसी तक जो है कि लगातार बनी रही, उसे हम समानांतर में हड़प्पा संस्कृति के तत्व के रूप में देखते हैं। और इन दोनों संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों संस्कृतियों के मिलन बिंदु भी हैं। अब जैसे बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ऋग्वैदिक समय के जो आर्य हुआ करते थे, और मैंने कल की लास्ट क्लास में बताया था कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और इसीलिए भगवान श्री राम को आर्य पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये भगवान श्री राम के जो पिता थे दशरथ, महाराजा दशरथ, क्या वो बाहर से आए हुए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जन्म इसी भारत की पवित्र भूमि पर हुआ था, और उनके पुत्र का भी जन्म इसी पवित्र भूमि अयोध्या पे हुआ है। तो कहने का सेंस है कि आर्य का जो मतलब है वो वैदिक पीरियड में श्रेष्ठ माना जाता था। इन लोगों को मुख्य रूप से हिमालय, चोटियां, श्रेणियां, इन सभी के बारे में जानकारी थी। स्पेशली ये लोग अपना एक पेय पदार्थ सोम, जिसे हम कहते हैं सोम रस, जैसे आज क्या है मादक पेय पदार्थ में शराब हो गया, दारू हो गई, ये सब जो लीकर ड्रिंकिंग होती है, तो इन्हीं को सोम रस के रूप में ये लोग पीते थे, जिसमें थोड़ा थोड़ा एक मंद नशा था और जड़ी बूटी के रूप में काम होता था। सामान्यतः मूजवंत चोटी से प्राप्त होती थी, जो कि हिमालय में ही थी। अरावली चोटी से भी लोग परिचित थे, क्योंकि विंध्य पर्वत से तो नहीं थे, लेकिन अरावली चोटी से थे। और रेगिस्तान से भी ये लोग परिचित थे, क्योंकि रेगिस्तान को ऋग्वैदिक समय में धन्व कहा जाता था, धन्य नहीं धन्व कहा जाता था। अब बात आती है कि इनकी जरा हम आर्थिक संरचना को समझते हैं। तो पहले हम आर्थिक संरचना समझेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड की आर्थिक संरचना को समझेंगे, और इसमें क्या क्या अंतर रहेंगे ये भी चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कृषि को देखते हैं। कृषि में क्या था? ये इनका मुख्य पेशा नहीं था, ये इनका द्वितीयक पेशा था, और एकमात्र इन्होंने अनाज के रूप में जौ से ये लोग परिचित थे। सामान्यतः जौ की ही खेती करते थे। जरा सा पीछे बैकग्राउंड में आ जाओ। मैंने क्या बताया कि एक बहुत बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो गांव पे आधारित थी। किसान वहां पे ज्यादा थे, लेकिन कुछ उसके तत्व ऐसे थे जो नगरीय सभ्यता से संबंधित थे। चाहे विभिन्न प्रकार की जल निकासी की बात कर लें, विभिन्न प्रकार के सड़कों और आवागमन के साधनों की बात कर लें, विभिन्न प्रकार के व्यापार आयात निर्यात करने की बात करें, विभिन्न प्रकार की जो मोहरें थी शिलालेख की या जो भी है सेलखड़ी वगैरह की, तो इसमें एक नगरीय सभ्यता के तत्व थे। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है, पोस्ट हड़प्पाइन सभ्यता यानी उत्तर हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है चन्हूदड़ों में झूकर झांकर संस्कृति के रूप में, तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। लेकिन जैसे ही आर्य लोग आते हैं,
ऋग्वैदिक पीरियड में, तो इन्होंने कहा कि हम कृषि को प्रमुख व्यवसाय नहीं मानते हैं, हम पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानते हैं, यानी यही हमारा सर्वप्रमुख पेशा है। और इसमें भी सामान्यतः गौ पशु सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि गाय। गाय के लिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, और गाय को दुधिता भी कहते हैं और अघन्या भी कहा जाता है, अलग अलग जो है कि वर्ड इनके लिए प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग पशुपालन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, खेती किसानी में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए, वही हमारे लिए काफी है। और इन्होंने इसीलिए गाय से संबंधित बहुत सारे शब्द दिए, ठीक है। और अन्य शब्दों की बात करें, जैसे राजा को गोप्ता कहा जाता था, पुत्री को, बेटी को दुहिता कहा जाता है, समय को गोधुली कहा जाता है। अच्छा, गोधुली आज भी आपके घरों में जो बुजुर्ग होंगे, मम्मी पापा या दादा दादी, अक्सर जब आप देखोगे कि सूर्य के डूबने का समय होता है, सूर्य अस्त का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे 7 बजे, अभी तो गर्मी है तो थोड़ा लेट हो रहा है 7:30 बजे के बाद, लेकिन आप नॉर्मली एवरेज डे में देखो कि 6-7 बजे के बीच में जब आप अगर बिस्तर पर लेट जाते हो या पढ़ाई करने लगते हो या कुछ ऐसे काम करते हो जिससे घरों में नकारात्मक चीजें प्रवेश करती हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि ये दोनों पहर का एक पहर है, यानी रात और दोपहर का एक पहर हो रहा है मिलन बिंदु, या फिर गोधुली बेला कहते हैं उसे। इस समय में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इस समय में आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर में लेकर आता है। ऐसा आपने सुना होगा, भाई मेरे घर में तो ये वर्ड यूज किए जाते थे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने घर से ही जानते हैं, घर की परंपरा से ही हम सीख लेते हैं। तो मेरी मम्मी तो अक्सर मुझे डांटती थी जब मैं 12th वगैरह पढ़ता था, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, तो बोल देते थे कि गोधुली बेला में नहीं पढ़ाई की जाती है, इस समय बाहर निकल सकते हो, प्रकृति में जाओ, खेलो कूदो, कुछ भी करो, लेकिन घरों में सोइए मत, लेटिए मत, ये सब चीज़। हालांकि अब तो ये कल्चर ऐसा रही नहीं गया, मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, घर में ही बंदा जो है कि लैपटॉप टीवी सारे काम कर रहा है, ठीक है। और दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस को, तो गवयुति। गाय को अघन्या, अघन्या का मतलब होता था कि न मारे जाने योग्य, यानी कोई एक ऐसा पशु जिसकी हत्या करना भी एक बहुत बड़ा पाप और अपराध होगा, ठीक। अतिथि गोहता कहा जाता था, और युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, युद्ध को गविष्टि कहते थे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये लोग घोड़े से भी परिचित थे, घोड़े से भी परिचित थे, जबकि ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन उनके सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, और कहां से मिले हैं उस स्थल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कल की क्लास में मैंने ये बताया था। अब यही सीधा प्रश्न आ जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में घोड़े से लोग परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के कुछ प्रमाण मिले हैं, निम्नलिखित में से किन कथनों पर, मतलब किन स्थानों पर मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, धौलीवीरा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, या चनूदड़ो से मिले हैं। अब आप सोचते रह जाओ कि सर हमने तो किताब में पढ़ा था, मिला ही नहीं, और ये सारी चीजें नोट्स में रहती हैं, फिर दिक्कत आपकी आती है कि आप ढंग से पढ़ते नहीं हो। आगे देखते हैं, पशुपालन के बाद शिल्प उद्योग की बात करें, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों की, तो ये मुख्य रूप से सीमित था, क्योंकि जैसे कि वस्त्र निर्माण की कला, रथ निर्माण, रस्सी बनाना, मृद भांड। अब जैसे रथ निर्माण की अगर हम बात करें तो रथ का मतलब हो गया यहाँ पे घोड़े का प्रयोग किया जाता होगा, इसलिए ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। व्यापार वाणिज्य भी बहुत ज्यादा सीमित था, क्योंकि ये लोग कोई आयात निर्यात नहीं करते थे, बहुत कम मात्रा में करते थे व्यापार दूसरे देशों से, इसीलिए इसको सीमित माना जा रहा है। और वो भी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि जैसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। मान लेता हूं कि मुझे आपसे आवश्यकता है कि सर मुझे एक लक्ष्मीकांत की किताब दे दीजिए, केवल 1 महीने के लिए मुझे पढ़ना है। आप कहोगे कि ठीक है सर, हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे बदले में स्पेक्ट्रम की किताब दे दो, मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया लक्ष्मीकांत खरीदने के लिए, ना ही आपने मुझे दिया, बल्कि हमने वस्तुओं का व्यापार कर लिया, विनिमय कर लिया कि आप कुछ दिन पढ़ लो, कुछ दिन मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसा अक्सर होता है घरों में, 2 भाई बहन अगर सेम क्लास में होते हैं तो कुछ किताबें भाई के लिए खरीद दी जाती, कुछ किताबें बहनों के लिए, और फिर आपस में शेयर करके एक्सचेंज करके पढ़ाई करते हैं। सूदखोरी या ब्याज से परिचित थे ये लोग, जो पैसे लेकर ब्याज लेते हैं। पाड़ी नामक अनार्य समूह भी था, जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, सामान्यतः पशुओं की चोरी और बिक्री भी करते थे लोग। अनार्य, अनार्य, ठीक है। अनार्य का मतलब होता है जो दुष्कर्म करता है, या जो पापी होता है, जो गलत काम करता है। और आर्य का मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है। तो ये सभी उद्योग थे। स्वरूप की बात करेंगे अगर इनके समाज के स्वरूप की या अर्थव्यवस्था की, तो एक कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, अर्थात यहाँ पे निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था थी, अधिशेष की कोई परंपरा नहीं थी। और मैंने इसीलिए तो कहा कि ये इनकी जो कृषि थी वो इनका एक दोस्तों द्वितीयक पेशा था, द्वितीयक पेशा था। और मुख्य रूप से जौ की खेती करते थे कि बस हमें थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए बस, और हमें ज्यादा कोई फोकस नहीं करना है। और ये एक तरीके से समता मूलक समाज था, यानी समानता रखते थे, चाहे फिर वो पुरुष हो, ठीक है, या फिर वो स्त्री हो।
आप बहुत सारे अभी आगे प्रमाण देखोगे कि ऋग वैदिक काल में कुछ ऐसी महिलाओं के भी जिक्र मिलते हैं, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, ये सब विदुषी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, पति के साथ यज्ञ में भी अपना सहयोग करती थी और भी बहुत सारे पूजा पाठ करती थी। तो समता मूलक था, मतलब परिवार में महिलाओं को और पुत्रों को, मतलब पुत्र और पुत्री को समान दर्जा दिया जाता था। अब इसी तरीके से हम जरा इसकी तुलना उत्तर वैदिक काल की बात करें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम दोनों को साथ में पढ़ते चलेंगे। उत्तर वैदिक काल का मतलब हो गया दोस्तों कि 1000 बीसी से हम 600 बीसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 600 बीसी में ही आपको महाजनपद काल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि कृषि की बात करें तो इनका यह प्रमुख पेशा हो गया, और केवल निर्वाह मूलक ही नहीं रहेगी, बल्कि इन्होंने अधिशेष पर भी बल दिया कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, जिससे हम यहां से कुछ पैसे भी कमा सकेंगे। और जैसे गेहूं की खेती, जौ की खेती, चावल को ब्रीही भी कहते हैं ये लोग, और इन सभी की खेती प्रारंभ कर दी। ऋग वैदिक काल केवल जौ तक सीमित था, लेकिन इन्होंने गेहूं, चावल, इन सब की भी खेती शुरू कर दी अधिशेष के तौर पे कि भाई हम इसका भी उत्पादन करते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कि इसके परिवर्तन के क्या कारण हुए, क्या क्या कारण निकले। पहली चीज, कृषि का जब उपज अधिक होने लगा तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा पहली बार आई। जैसे आज हम कहते हैं ना कि आपके पास कितनी जमीन है, तो आप कहते हो सर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के हिस्से में इतनी जमीन आई, मेरे बड़े चाचा के हिस्से में इतनी जमीन आई, या मेरे दादाजी के हिस्से में इतनी जमीन आई थी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक लैंड ऑनर हो गए, अर्थात भूमि के स्वामी हो गए। और ये क्यों हम भूमि के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है भूमि रहेगी तो हम मकान बना सकेंगे, भूमि रहेगी तो हम दुकान खोल सकेंगे, भूमि रहेगी तो हम बिजनेस कर सकेंगे, भूमि रहेगी तो हम कृषि कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि कृषि करने के लिए आपकी एक निजी भूमि होनी चाहिए। और जब लोगों को लगा उत्तर वैदिक काल में कि यार ऋग वैदिक काल के लोगों की तरह हम गरीब नहीं है, हम बल्कि उनसे बेहतर अवस्था में व्यापार कर पा रहे हैं, बेहतर अवस्था में हमारे पास खाद्यान्न सामग्री है जिसका उत्पादन हम भूमि पे करते हैं, तो भाई भूमि स्वामित्व का अवधारणा आया कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे मैंने मेहनत की है इस 1 बीघे जमीन पर, और ये मेरी हो गई। साथ ही साथ आर्य लोग लोहे के ज्ञान से भी परिचित हो चुके थे, क्योंकि आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि वो लोग तांबे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, सोने चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। इसीलिए उत्तर वैदिक काल, मैं ऋग वैदिक काल की भी बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, जहां पे वो लोहे के ज्ञान से परिचित थे। और इसलिए उत्तर वैदिक काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में अगर आप देखोगे, अर्थात अंतिम दौर का मतलब हो गया कि 600 बीसी के जब नजदीक पहुंच रहे थे, जैसे 500 बीसी हो सकता है, 515 बीसी, 580 बीसी, धीरे धीरे वहां पे महाजनपद काल का भी जो है कि उदय हो रहा था, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि महाजनपद काल में जो 16 प्रकार के अपने जनपदों के ग्रुप महाजनपद पड़े थे, जहां पे एक राजा हुआ करता था, एक प्रजा होती थी, सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत होगी, सारा खान पान सब कुछ राजा नियंत्रित करेगा, केंद्रीय की शक्तियां रहेंगी, जिसमें मगध सबसे महत्वपूर्ण एक महाजनपद होता है, जिसके ऊपर मौर्य वंश का सबसे प्रमुख शासन हुआ, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, इन सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर पशुपालन की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन निरंतरता लगातार बनी हुई थी, कि जैसे ऋग्वैदिक काल में होती थी पशुपालन का मुख्य व्यवसाय, वैसे हम इस समय भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कृषि को इन्होंने प्रमुखता दे दी। अगर मैं कहूँ ऋग्वैदिक काल के लोगों को पशुपालन की जानकारी थी, लेकिन पशुपालन का प्रयोग करके कृषि भी कर सकते हो ये जानकारी नहीं थी। कैसे? मान लो उन्होंने कोई गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कोई भी जानवर पाला हो, भाई उसकी जो मलमूत्र होते हैं, सामान्यतः गोबर जिसे हम कहते हैं, उनके खाद बनाए जा सकते थे कंपोस्ट के रूप में, और उससे खेतों की उर्वरा शक्ति अच्छी हो सकती थी। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे आप उनसे सामान को, खेतों से सामान को एकत्रित करके, खाद्यान्नों को एकत्रित करके उनके पीठ पर लाद कर अपने घर ला सकते हो। तीसरा, आप उनका प्रयोग खेतों को जोतने में कर सकते हो, हल की जुताई जैसे होती है, तो ये सब उपयोग कर सकते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, या वो इस काम में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इन्होंने पशुपालन पे फोकस किया। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी थी, और उन्हें पता था कि अगर हमें कृषि को अधिक से अधिक प्रोडक्टिव बनाना है, अधिक से अधिक उत्पादनकारी बनाना है, अधिक से अधिक अधिशेष प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पशुपालन को करना ही पड़ेगा। क्योंकि पशुपालन और कृषि ये दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। आप केवल जानवर ही पाल लोगे, और आप अगर उसे कोई चारा नहीं खिलाओ, कोई हरी वनस्पति नहीं खिलाओगे कृषि के माध्यम से, तो वो कैसे जीवित रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको कृषि बेहतर करनी तो पशुपालन रखना चाहिए। क्लियर हो गया? और इसी के बाद जब इसमें शिल्प उद्योग की बात की गई, तो यहाँ पर भी ये सीमित थे, और वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, व्यापार भी सीमित थे। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे सीधा एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई प्राचीन काल में
मान लीजिए प्राचीन इतिहास में आपके यूपीपीसीएस मेंस का एक पेपर बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछेगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के मतलब मेंस के प्रश्न में कि प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या अंतर था। अब आप बताओ आर्थिक व्यवस्थाओं में अंतर बता लोगे कि नहीं भाई? कृषि के स्तर पे बताओगे, पशुपालन के स्तर बताओगे, शिल्प उद्योग के स्तर बताओगे, व्यापार के स्तर पे बताओगे। ये 4-5 पॉइंट को आप डिस्कस करोगे उत्तर वैदिक काल के भी और ऋग्वैदिक काल के भी, उसमें आपका पर्याप्त मात्रा में 150 वर्ड बढ़ जाएगा और प्रश्न में केवल वही पूछा भी गया है। अगर वो कहता नहीं मुझे राजनीतिक संरचना के बारे में भी जानना है कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कैसी थी, तो आप ऋग्वैदिक काल की बता दो और उत्तर वैदिक काल की बता दो कि कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, कौन राजा होता था, कौन प्रजा होती थी, क्या उसके अधिकार थे। तो सोचिए इतना बढ़िया तरीके से ये मेंस के नोट्स भी हैं कि आप इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बेनिफिट ले सकते हो। और इस तरीके के नोट्स जो होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हर एक चैप्टर का कोर एरिया, क्रक्स, सार, सारांश, ये किसी भी जगह नहीं मिलेगा आपको, किसी भी जगह नहीं। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो, पूरे मार्केट में ढूंढ लो, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिंसियरिटी के साथ, लापरवाही के साथ नहीं, सिंसियरिटी के साथ अगर तैयारी की होगी तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था में जो राजा होता था वो कबीले का प्रमुख होता था। कबीला मतलब क्या होता था? एक समुदाय होता था जहां पर सेम भाषा बोलने वाले लोग, सेम प्रकार से लिखने वाले लोग, समान रूप से गतिविधि करने वाले लोग, समान रूप से त्योहार मनाने वाले लोग, समान रूप से खान पान करने वाले लोग, ये सामान्यतः एक कबीला कहलाता है। इसका सीधा उदाहरण आप आज भी देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख सकते हो, मेडिवल में भी, एंशिएंट में भी। जो जनजातीय समुदाय होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो सामान्यतः एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसा खान पान करते हैं, एक जैसा पहनावा रखते हैं, एक जैसे रंग रूप कदकाठी भी होती है। तो इसको एक कबीला कह दिया जाता है। और राजा को यहाँ पे जनस्य गोप कहा जाता था। राजा के लिए जनस्य गोप वर्ड यूज किया था। जैसे आज भारत का राजा कौन है? राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय। तो प्रधानमंत्री को हम राजा वर्ड यूज नहीं कर रहे, बल्कि संवैधानिक पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहा जाता है। लेकिन नियम तो जो है कि सारी संसद बनाती है। तो कहने का मतलब राजा तो वही है ना, मुखिया तो वही है। प्रमुख कर्तव्य था इनका कि कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में अपना नेतृत्व देना, यानी कि युद्ध में नेतृत्व करता भी तो राजा होता है। और शासन जो था इनका वो राजतंत्रात्मक था, किंतु राजा का निर्वाचन होता था। कितनी अद्भुत व्यवस्था है दोस्तों। राजा का निर्वाचन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लोकतंत्र जैसी व्यवस्था देखने को मिली है कि लोग मिलकर जो है कि अपने राजा का चुनाव कर रहे हैं, कबीले के लोग। और साथ ही साथ पद्धति कैसी थी? राजतंत्रात्मक, यानी कि जो राजा कहेगा वही कानून रहेगा, जो राजा कह देगा वही। और सामान्यतः राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था भी थी कि राजा के पुत्र को राजा माना जाएगा, लेकिन इसको वैधता इलेक्शन के माध्यम से दे दी जाएगी कि कितने लोग इसे राजा के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। दूसरा ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, नौकरशाही की। तो देखिए रक्त संबंध से युक्त थी, यानी राजा अपने सामान्यतः बड़े भाई, छोटे भाई, बेटे, पुत्र, पुत्रवधू, दामाद, ससुर, सबको जो है कि वो बना लेते थे। और इसी समय वो गुप्तचर विभाग भी रखते थे, जिसको स्पष्ट कहा जाता था, क्योंकि गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता था कि प्रजा के बीच में क्या चर्चाएं हो रही है, राजा को लेकर कैसे उनके विचार हैं, क्या राजा से समर्थित हैं कि नहीं, राजा से खुश हैं कि नहीं, कौन षड्यंत्र कर रहा है, ये सारी चीजें। हालांकि इनकी पूरी डिटेल हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, षड्यंत्रकारी वगैरह सारी चीजों को। लेकिन अभी आप इन सब चीजों को समझिए। प्रतिनिधि संस्था के रूप में अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको सभा मिलेगी, समिति मिलेगी, और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट मिलेगी, विदथ। क्या मिलेगी? विदथ। अभी हम लोग ऋग्वैदिक पढ़ रहे हैं, बाद में उत्तर वैदिक जब पढ़ेंगे तो इसको कंपैरिजन कर लेंगे। सभा की बात करें तो ये वृद्ध लोगों की और अनुभवी लोगों की संस्था थी। मैं कहता हूं कि अनुभवी कौन होगा? युवा बच्चा अनुभवी होगा या वृद्ध बच्चा? आपके घर में जो माता पिता हैं उन्होंने आपसे बेहतर जिंदगी देखी है, उन्होंने आपसे जो है कि ज्यादा अनुभव देखा है, उन्होंने आपसे ज्यादा लोगों से मिले भी हैं। तो भाई जाहिर सी बात है वो वृद्ध है, बूढ़े हैं, लेकिन अनुभवी हैं। वो कहते हैं ना कि एक बड़े पेड़ की छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। बड़ा पेड़ मतलब जैसे आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब पेड़ अपनी एक लंबी अवस्था के बाद जो है कि इतने फल फूल के आपको छाया दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो सभा थी ये न्यायिक कार्य से जुड़ी हुई संस्था थी। कैसी थी? न्यायिक कार्य से, यानी कि न्याय वगैरह करती थी कि अगर कबीले के लोगों के बीच में कोई दिक्कत हो गई या राजा को लेकर कोई दिक्कत हो, किसी बात को लेकर, तो ये लोग न्याय करते थे कि हाँ भाई ये चीज इसके साथ सही है, ये चीज इसके साथ गलत है। तो इस तरीके की चीजें भी वो करते थे। और सामान्यतः इसको हम उच्च सदन के रूप में मान सकते हैं, राज्यसभा। क्योंकि क्या कहा जाता है, राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट आया वो ब्रिटेन की संसद व्यवस्था से आया। ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मतलब होता है कि बड़े बुजुर्ग लोग, जो सम्मानित लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं। इसीलिए
राज्यसभा का कभी भी आम जनता के द्वारा जो 21 वर्ष के बाद 18 वर्ष के बाद के लोग जो मताधिकार का प्रयोग करके चुनते हैं लोकसभा में, वैसे लोग राज्यसभा वालों को नहीं चुनते क्योंकि वो वरिष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ पे सभा एक तरीके से किसके समरूप मानी जा रही है? राज्यसभा के समरूप मानी जा रही है। सेकेंडरी अगर हम बात करें समिति की, तो समिति में क्या होता है? इसमें राजा का निर्वाचन होता था, यानी एक इलेक्शन बॉडीज के रूप में काम करती थी जिसमें कबीले के सभी लोग शामिल हो जाते थे। यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे एज लाइक अ लोकसभा, वाद विवाद किया जाता था और लोकसभा के रूप में समरूप थी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा लोकसभा राज्यसभा कि आपको इजिली समझ में आ जाए कि लोकसभा में ही तो आपका प्रधानमंत्री बैठता है जिसका इलेक्शन होता है, वही एक देश का राजा है, वहीं पर निर्णय होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, वहीं पर बहुत सारे कानून बनते हैं, विवाद होते हैं, वाद विवाद डिबेट्स होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा के रूप में समिति हो गई और राज्यसभा के रूप में सभा हो गई। तीसरी अगर आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट बात कि सभा और समिति में फीमेल्स भी शामिल हुआ करती थी और ये एक बहुत अच्छी बात थी ऋग्वैदिक पीरियड की, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड्स में महिलाओं को एक बहुत अच्छा उच्च लेवल का दर्जा था। वो शिक्षक भी बन सकती थी, वो राजनीति में भी भाग ले सकती थी, वो पूजा पाठ भी कर सकती थी, वो ज्ञान को अर्जित भी कर सकती थी, वो वेदों का पाठ भी कर सकती थी, यज्ञ में भी शामिल हो सकती थी। तो मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, पुनः विवाह या बहुपत्नी विवाह ऐसी परंपराएं नहीं थी जो महिलाओं की सशक्तिकरण में कटौती करती हो, ऐसी परंपराएं वहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन इस तरीके की कुरीतियां समय के साथ उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगी, जिससे महिलाओं की स्थिति में लगातार पतन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में उनकी स्थिति काफी अच्छी है और यह भी माना जाता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है सभा और समिति को। फिर विदत की बात कर लेते हैं। ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, इसी से सभा और समिति का विकास हुआ, यानी उत्पत्ति हुई और ये संबंध सैनिक असैनिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। और प्रतिनिधि संस्था के कारण राजा निरंकुश नहीं हो सकते थे, यानी राजा जो है कि अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, ठीक है। और प्रशासनिक इकाई की बात करें अगर ऋग्वैदिक पीरियड में, तो परिवार हुआ करता था या कुल कह दो उसे, और कई सारे परिवारों को मिला के जो आज हम लोग गांव कहते हैं उसे वहां पर विष कहा जाता था, जहर वाला विष नहीं, विष कहते थे। और उसके बाद बहुत सारे गांव मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं जिसको हम जनपद कहते हैं और यह सर्वोच्च इकाई थी, ठीक है। और यहाँ से ग्राम जो है कि मिलकर जनपद का निर्माण कर देते थे। तो ये इनकी प्रशासनिक इकाई थी। अब बात करते हैं जरा उत्तर वैदिक काल की, यहाँ पे इसका कंपैरिजन करें तो राजा की बात करें तो इसकी शक्तियां बढ़ने लगी। जो राजा अभी तक ऋग्वैदिक काल में कबीले का नेतृत्व करता हुआ करता था और कबीले के लोग मिलकर अपने राजा का निर्वाचन करते थे, ध्यान देना राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों के गुण देखने को मिल रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, परंतु उत्तर वैदिक काल में उसकी पावर बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो चुका था और जब लोहे का प्रयोग इन्होंने किया तो युद्ध अस्त्रों का निर्माण हुआ, तलवार का, भाले का, बर्छी का, इन सब का। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ क्योंकि उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ी और भूमि क्षेत्र प्रदेश का वह प्रमुख माना जाने लगा राजा। और लौह के प्रयोग से ही कृषि में उत्पादन बढ़ा, जिससे राजा को अधिक से अधिक टैक्स की प्राप्ति हुई, जो कि उत्पादन का लगभग 1/16 हिस्सा हुआ करता था। और इस वजह से जैसे जैसे राजा को शक्ति प्राप्त हुई, कहते हैं ना कि पावर हमेशा पतन की ओर ले जाती है, मतलब शक्ति हमेशा आपको पतन की ओर ले जाएगी। और जैसे ही राजा को शक्तियां प्राप्त होने लगी तो उसने उन्हीं कबीलों को छोड़ दिया जिस कबीले का वो रहने वाला था। उन्होंने उस कबीले से कोई चर्चा करनी उचित ही नहीं समझी। सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं क्या है उसने नहीं माना, उन्हें इन सबको छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं ही राजा हूं, आई एम द स्टेट, मैं ही स्टेट हूं। लुई 14 फ्रांस के शासक, याद करिए, उसी के कारण जो है कि आगे चल के फ्रांस में क्रांति होती है। तो इसने दैवीय राजत्व सिद्धांत विकास किया कि देवता ने मुझे पैदा किया है, आप लोगों ने पैदा नहीं किया है। और इसका सबसे पहले उल्लेख आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। और अब राजपद के साथ कई सारे यज्ञ भी जुड़ गए। मतलब जैसे आपने मध्यकालीन भारत में बलबन का नाम सुना होगा, बलबन अपने आप को बताता था कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं जो आप सभी प्रजाओं के कल्याण के लिए हूं। मेरे आदेशों की अवहेलना करोगे, उल्लंघन करोगे तो इसका मतलब है कि आप मेरे आदेशों का नहीं बल्कि अल्लाह के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, खुदा के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो, जिसकी सजा मौत है। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक संरचना में राजा जो है कि अपने साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पद जोड़ने लगा, बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित करने लगा और उसने इस चीज को और बेहतर करने के लिए यज्ञ जोड़ दिए, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। इस प्रकार के यज्ञ देखने को मिले। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा रामायण में कि जब भगवान श्री राम ने एक रथ छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ के दौरान, यानी घोड़े का एक समूह था और जिसको लव और कुश ने पकड़ लिया था। उसकी यह मान्यता थी
कि वो जो भी घोड़ा, मतलब जो घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ के दौरान, वो जितने क्षेत्रों में जाएगा और वहां के राजा अगर उसे नहीं रोक रहे हैं तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि वो उस क्षेत्र के राजा वगैरह सब भगवान श्री राम के अधीन हो गए या उनके सिपहसालार हो गए या सामंत हो गए इस तरीके से। और जो भी उस घोड़े को रोक लेगा तो इसका मतलब है कि वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मेरा क्षेत्र आपके अश्वमेध यज्ञ करने के कारण आपके क्षेत्र में शामिल नहीं हो सकता है। लवकुश ने भी यही कहा कि नहीं, हम तो एक क्षत्रिय पुत्र हैं, हम जो है कि आर्य पुत्र हैं, कैसे जो है कि हम इस घोड़े की चुनौती को स्वीकार ना करें, और हम जो है कि भगवान श्री राम के अंतर्गत नहीं आना चाहते हैं। इस तरीके की बातें हैं रामायण में। तो कहने का मतलब है अश्वमेध यज्ञ से क्या हुआ, राजा ने अपनी क्षेत्रीय शक्तियों का प्रसार करना शुरू किया। नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही में अभी भी रक्त संबंधी लोग ज्यादा रहते थे, यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, जो सेनानी या पुरोहित जैसे प्रमुख पदों को जो है कि सुशोभित करते थे। प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में आप देखोगे तो विदत तो पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी। सभा और समिति भी अब महत्वहीन हो चुकी थी क्योंकि राजा की पावर बढ़ चुकी थी। और अगर हम प्रशासनिक इकाई की बात करें तो ग्राम, परिवार, मतलब ग्राम, विश्व, फिर जनपद, जो कि एक सर्वोच्च इकाई हो चुकी थी। तो ये आपने देखा राजनीतिक संस्था में परिवर्तन। अब बताइए, अगर प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ ले मेंस में तो क्या आप लिख नहीं सकते? इतनी ही चीज अगर लिख दोगे जिसमें सारी फैक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, और आप आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स को गेन करोगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये नोट्स जो है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की। जैसे हमने आर्थिक संरचना में अंतर कर लिया, राजनीतिक संरचना में अंतर किया, अब हम सामाजिक और मतलब सामाजिक की बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों की वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको पता है कि कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, वहां से आपको पेड पीडीएफ की पूरी डिटेल मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो भाई वर्ण व्यवस्था में क्या कहा गया कि इसका आधार क्या था, रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था रहती थी ऋग्वैदिक काल में। अगर आप गोरे लोग हो तो आपको आर्य कहा जाएगा, अगर आप काले लोग हो तो अनार्य कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उत्तर भारत के लोग जो हिमालयी क्षेत्र के नजदीक है उनको आर्य कहा गया, और जो दक्षिण भारत के लोग थे जो भूमध्य रेखा के नजदीक है, जो समांतर रंग से काले माने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लोग अनार्य हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हो गया। और सामान्यतः आगे चल के एक दूसरा कर्म जो था वो भी इसका आधार बना वर्ण व्यवस्था का। इन्होंने कहा कि जो भी पुरोहित जैसी काम करता होगा या सेनानी जैसा काम करता होगा, विष जैसा, ये सब चीजें जो है कि, तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का दर्जा अलग अलग दे दिया जाएगा। यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था कर्मगत थी। ऐसा भी मान लिया जाता था कि सामाजिक गतिशीलता मौजूद थी, न तो यहाँ कोई अस्पृश्यता थी, न ही कोई ऊंच नीच थी। मतलब अगर मान लो एक परिवार है, एक घर है, उसमें ही आपको चारों वंश के लोग देखने को मिल सकते, चारों वर्ण के। मान लीजिए कोई बच्चा है आपके घर में जो बहुत किताबों से बहुत प्रेम करता है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा विद्वान है, बहुत ज़्यादा जो है कि वो उसकी इच्छा रहती है पढ़ने में, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा, ब्राह्मण मान लिया जाएगा। वहीं अगर आपके घर में कोई ऐसा पुरुष या कोई ऐसी स्त्री है जो बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है, छोटा भाई छोटी बहन हो सकती है, जो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रेसलिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिम वगैरह करना चाहती है, वो देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो उनको सेनानी वर्ग कह दिया जाएगा। और कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत आलसी है, कहता है भैया मुझसे कोई भी काम मत कराओ बाहर के, मुझे घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो करना वो करा दो, मैं आप लोगों के पैर भी दबा दूंगा, सारी चीज़ें कर दूंगा, इस तरीके के लोगों को शूद्र कह दिया जाता था। ठीक है। और एक परिवार का सदस्य ऐसा है कि ऐसा है, मैं दुकान डलिया देख लूंगा, मैं बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, मुझे कंपनी चलानी है, तो मैं वैश्य हो गया। इसका मतलब है एक ही परिवार में चारों वर्ण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या आज यह व्यवस्था है? नहीं है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से यह व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी, यानी मजबूत हो गई थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। चाहे क्षत्रिय के बेटे को कुपोषण ही क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, देश की सुरक्षा और प्रजा की सुरक्षा छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक ब्राह्मण का बेटा, चाहे उसे अपने पिता की तरह कोई विद्वता ना हो, कोई कर्म मतलब कि महाकाव्य याद ना हो, कोई गीता वगैरह का उसने पाठ ना किया हो, कोई किताबों से उसको कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो है कि कोई ऐसा बच्चा जो वैश्य का बच्चा, व्यापारी का बच्चा है, और पता चला उसने अपने व्यापारी अपने बिजनेस को डुबो दिया, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है ढंग से, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, और फिर भी वो व्यापारी कहलाएगा। ये चीज नहीं है, ये चीज आज के समाज में नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में चीजें थी। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल कितना डायनामिक था, कितना गतिशील था कि आपकी क्षमता के अनुसार आपको वर्ण व्यवस्था में शामिल कर दिया जाता था।
दास प्रथा की बात करें अगर हम दोस्तों, तो दास प्रथा जी हाँ बिल्कुल मौजूद थी उस समय। दास प्रथा मौजूद थी और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए थी। जैसा मैंने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता में भी दास प्रथा मौजूद थी और इसको सामान्यतः घरेलू कार्यों में भी लगाया जाता था, जिसमें आर्य अनार्य दोनों ही हो सकते थे। इसका प्रमाण यह है कि जब दशराज युद्ध हुआ था परशुणी या रावी नदी के तट पर, जिसमें आर्य कबीला जो भरत के थे वो विजयी हो गए, लेकिन जो आर्य और अनार्य का एक मिश्रित कबीला था जो पराजित हो गया, तो इन्हें दास बना लिया गया। इसका मतलब आर्य और अनार्य दोनों ही दास बन सकते थे। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। अगर सामाजिक स्थिति में महिलाओं की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें, तो भाई शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है, अच्छी स्थिति थी। वैदिक मंत्रों की वो रचना भी कर सकती थी, यानी कि वो राइटर भी थी। और जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी महिलाएं प्रसिद्ध थी। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी थी, क्योंकि सभा समिति विदत जैसी संस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल थी। सभा समिति में देखिए, बाल विवाह वहां पे नहीं होते थे, सती प्रथा वहां पे नहीं होती थी, पर्दा प्रथा वहां पे नहीं होता था, बहुपत्नी विवाह नहीं होता था। और तो और आर्टिकल नंबर 21 जो पॉलिटी का बहुत ही फेमस प्रश्न है कि अपने जीवन साथी की चुनने की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है, आर्टिकल नंबर 21 ये उस समय मौजूद थी। और आज क्या दोस्तों, आज अगर आप लव मैरिज के नाम पे अपने घर पे कह दो कि पापा मुझे ये लड़की पसंद है या मम्मी मुझे ये लड़का पसंद है, आपका भूत बना देंगे घर वाले। क्या बना देंगे? भूत। मतलब आप पहचान नहीं पाओगे खुद को भी। ऐसा है, बहुत जगह रेडिकुलस फैमिलीज है आज भी। हालांकि मैं इस चीज को गलत और सही के पैरामीटर पे नहीं नाप रहा हूं, लेकिन मैं सामान्यतः उन रूढ़िवादी सोच को बताना चाह रहा हूं जो हमारे बुजुर्गों की है। और लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले ऋग्वैदिक काल में महिलाएं या पुरुष स्पष्ट कह देते थे कि हाँ मुझे ये व्यक्ति पसंद है या ये महिला पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है क्योंकि इसके और मेरे विचार काफी मैच करते हैं। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार था। और ऋग्वैदिक काल को ही हम समता मूलक समाज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं दोनों को सामान्य रूप से समान माना जाता था, इक्वल माना जाता था। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन होगा मेरे दोस्तों, तो देखिए, वर्ण व्यवस्था जटिलता हो गई, क्योंकि जन्मगत हो गई। अर्थात चतुर्वर्ण व्यवस्था में वर्ण भेद शुरू हो गया। जो मैंने कहा ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, क्योंकि जन्म उसके घर में ही हुआ है। क्षत्रिय के घर में अगर किसी बेटे का जन्म हुआ, चाहे भले वो कुपोषण का शिकार हो गया पैदा होते ही, लेकिन उसे क्षत्रिय ही माना जाएगा। अब उसके गुणों पे आधारित नहीं है कि वो क्षत्रिय जैसा गुण है कि नहीं, बस जन्म हो गया ना, ये हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है। उसी समय शूद्र की नई अवधारणा पैदा होती है। आप कहोगे सर शूद्र तो आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये सूत्र कर्म के आधार पे था। अब जो जन्म के आधार पे जिसे हम अछूत मानते हैं, दलित मानते हैं, मलेच्छ कहते हैं, शूद्र कहते हैं, ठीक है, इसकी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पैदा हो चुकी थी। कैसे? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को द्विज का दर्जा दिया गया, यानी कि ये 16 संस्कारों के लिए जो है कि योग्य माने जाते थे और इनकी प्राप्ति केवल द्विज वर्ग को थी। एक पुस्तक लिखी हुई है भीमराव अंबेडकर जी ने कि शूद्र कौन थे, हु इज शूद्राज, सॉरी हु आर शूद्राज, ये अंबेडकर जी ने लिखी है। और उसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना आप, जो है कि शूद्र कौन है। उसमें अंबेडकर जी ने कहा है कि शूद्र वो व्यक्ति थे जिनका ऋग्वैदिक काल में 16 संस्कार हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल आते आते इन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार या 16 संस्कार करने छोड़ दिए और वहीं से यह हमारी अछूत जाति का जन्म हो गया, जिसे हम लोग आज शूद्र कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और यहाँ पे ही 4 आश्रमों की अवधारणा भी सबसे पहले आती है। जबाल उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है, जबाल उपनिषद या जबालो उपनिषद, जिसमें 4 जो आश्रम थे, मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और सामान्यतः सभी संस्कार, अधिकतम संस्कार इसी में पूर्ण होते थे, गृहस्थ वाले में ही। गृहस्थ में ही आपको जो है कि बहुत सारे संस्कारों का पालन करना पड़ता था। 4 पुरुषार्थों की भी अवधारणा आ जाती है उत्तर वैदिक काल में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ऋण की भी बात आती है। 3 प्रकार के ऋण आपको चुकाने होते हैं। एक होता देव ऋण, यानी अपने देवताओं के प्रति समर्पण। दूसरा होता ऋषि ऋण, जो आपको गुरु के रूप में होते हैं। तीसरा होता पितृ ऋण, यानी पिता का ऋण। और पितृ ऋण जो है कि वर्ड लिखते ही आप अगर थोड़ा सा जो है कि सेंसिटिविटी अगर टॉपिक की समझ रहे हो, तो ये मान के चलो कि यहाँ से ही पितृसत्तात्मक समाज आगे बढ़ने लगा, पैट्रियार्की सोसाइटी आने लगी। क्योंकि मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज था, उत्तर वैदिक काल में मातृ और पितृ दोनों बराबर थे, समतामूलक समाज था। लेकिन आगे उत्तर वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक समाज आने लगा, इसीलिए पिता के ऋण को महत्व दिया गया, जबकि माता के ऋण को महत्व नहीं दिया गया। क्या पिता से ही बच्चे पैदा होते हैं? माता से ही तो बच्चा पैदा होते हैं भाई। पिता और माता के आपस में इंटरकोर्स के बाद ही बच्चे का जन्म होता है। लेकिन पिता की 1 दिन की भूमिका होती है, जबकि माता की 9 महीने की भूमिका होती है, केवल पेट के अंदर अपने बच्चे को संभाल के रखना और उसके बाद भी उस बच्चे को स्तनपान कराना, उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में माताओं की भूमिकाओं को या महिला की भूमिका को नेगलेक्ट कर दिया गया, चाहे वो सभा समिति जैसी संस्था को महत्वहीन कर दिया गया, ठीक है, राजनीति में भी जो है कि उसका वर्चस्व खत्म हो गया, और समाज में भी उसके वर्चस्व को दोयम दर्जा दे दिया गया, दोहरे स्तर का मानक मान लिया गया, और इस वजह से पितृ ऋण जो है कि रखा गया। तो ये एक एक शब्द ही आपको आइडेंटिफाई करा देगा कि हाँ क्या व्यवस्था चल रही थी। गोत्र बहिर्गमन विवाह प्रथा का विकास हो गया, जो आर्यों की राजनीतिक और सामाजिक विस्तार संबंधी प्रक्रिया थी। अर्थात जब लोगों को लगा, आर्यों को, कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, तो जो परंपरा आप देखोगे आगे चल के समुद्रगुप्त की हो गई या गुप्त पीरियड्स में देखोगे कि अलग अलग इन्होंने विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास किया, वैसे यहाँ पर गोत्र के बहिर्गमन विवाह, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करोगे तो आपको क्या होगा, नए नए रिश्तेदार मिलेंगे, नए जो है कि संबंधी मिलेंगे, वो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। इसीलिए अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा शुरू हो जाती है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा क्या होती है, शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे हरियाणा जैसे क्षेत्रों में या पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों में जो जाट बहुल समुदाय है, उसमें आप देखोगे कि ये माना भी जाता है कि गोत्र के बाहर ही विवाह करनी पड़ेगी। मैं तो ये भी सुना है कि लगभग 82 गांव छोड़कर तब जाके शादी होती है, 82 गांव छोड़कर, ऐसी ऐसी भी बातें मैंने सुनी है। हालांकि कितनी सत्य है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जाट समुदाय से नहीं आता हूँ, ना ही मैं हरियाणा क्षेत्र से आता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ। लेकिन पश्चिमी यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों में जो मैंने सीखा है, जो मेरे फ्रेंड्स या जो मैं वहाँ पे रह के मैंने जाना, उसमें यह भी है कि गोत्र के अंदर अगर आप विवाह करते हो, चाहे एक ऐसे व्यक्ति के परिवार से कर रहे हो जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, कभी पुरखों से हमारे यहाँ कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर गोत्र सेम है तो ये मान लिया जाएगा कि वो आप भाई बहन आपस में होंगे। इस तरीके की खाप पंचायत वहाँ पे निर्णय करती है। बहुत सारी आपने मूवीज़ में ये देखा भी होगा कि जब किसी लड़के लड़कियों को आपस में प्यार होता है और जब उनकी शादी करने पर परिवार वाले सहमत तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गोत्र का मिलान होता है और अगर सेम गोत्र होती है तो ये मान लिया था कि आप कभी ना कभी भाई बहन के रूप में माने जाओगे। हजारों साल पहले भी आपके लड़के के पिता या जो है कि लड़के का परिवार लड़की का परिवार एक ही रहा होगा। ऐसी ये परंपराएं हैं, ठीक है। तो इसीलिए गोत्र के बाहर जब विवाह करोगे तो नए रिश्तेदार मिलेंगे, नए परिवार मिलेंगे, और इससे क्या होगा, आपका एक नए क्षेत्र में आना जाना बढ़ जाएगा। अर्थात सामाजिक और राजनीतिक विस्तार यहाँ पे होता है। समझ में आ गई बात? देखिए, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि शायद ही आपने अभी तक कोई नोट्स पढ़े होंगे, और साथ में इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन शायद आपने एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ी भी होगी ना, तो मैक्सिमम उसे रटते हुए पैटर्न पे, कि बस रट लो, कैसे भी करके मैं रट लो। मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स में दोस्तों रटने का काम होता है, लेकिन जब आपसे एस्से राइटिंग पूछी जाती है, एथिक्स के पेपर पूछे जाते हैं, इंटरव्यू पूछा जाता है, मेंस के आंसर राइटिंग आती है, तो वहाँ पे जब आप इसको व्यापक स्तर पे चीज़ों को नहीं समझे रहते हो, केवल रट के बैठे रहते हो ना, तब वहाँ पे दिक्कत आती है कि सर हमें तो आई नहीं ये चीज़ें, हम कैसे करें जो है कि, तब वहाँ पे दिक्कत आने लगती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि सही ढंग से डिस्कस को सुना करिए लेक्चर को, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों के साथ भी शेयर किया करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बहुत लोग तैयारी करते हैं, उन लोगों तक अच्छे मटेरियल पहुंचने चाहिए। दास प्रथा की बात करें तो ये मौजूद है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, डोमेस्टिक वर्क की। महिलाओं की दशा पे बात कर लो भाई। मैंने आपको बताया कि महिलाओं की स्थिति ऋग वैदिक काल में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समानता कमजोर हो गई और जेंडर भेद शुरू हो गया। जेंडर भेद का मतलब कैसे, जब मैंने कहा ना आपसे पितृ ऋण की बात की जा रही है, यानी कि जेंडर के आधार पर पिता को प्रमुखता मिल गई, पिता को वरीयता मिली लेकिन माता को नहीं मिली। पुत्री का जो जन्म है उसे दुख का कारण माना जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख भी है कि भाई अगर आपके घर में पुत्री का जन्म हो गया तो ये कहीं ना कहीं दुख का कारण है। किस बात का, आप इसकी शादी करोगे तो दहेज की व्यवस्था करोगे, आप इसके पालन पोषण को करोगे, समाज में बढ़ते अपराध दुष्कर्म से आपको अपनी बच्चियों को सुरक्षित करना है। तो बहुत सारी चीजें आज भी आप देखते हो कि जब कभी किसी गरीब घर में या किसी मिडिल क्लास फैमिली में जब बेटी का जन्म होता है तो लोग शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। और जबकि मैं मानता हूं कि अगर आप उस बेटी के दहेज की व्यवस्था और टेंशन को छोड़ दीजिए, उस पैसे को जो आप दहेज के लिए एकत्रित करना शुरू करते हो, उस पैसे का प्रयोग अगर आप अपनी बेटी की शिक्षा में लगा दोगे तो वो अपने पैरों पे खड़ी होकर, अपने आत्मनिर्भर होकर आपकी पीढ़ी को भी सुधारेगी और जिस घर में जाएगी शादी होकर उसकी पीढ़ी को भी सुधार देगी। कहा जाता है कि अगर आपने अपने घर में एक बेटी को पढ़ा दिया ना तो आगे की 7 पुश्तें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि बहुत कहते हैं काबिलियत जिसे हम कहते हैं, तो वो चीजें डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे होने लगी उत्तर वैदिक काल में। और स्त्री को सामान्यतः मदिरा जुए के समान मान लिया गया, एक वस्तु के रूप में, और इसकी जानकारी मैत्रेयणी संहिता में दी जाती है। आप देखो, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाभारत में आप देखो ना, द्रौपदी को जो है कि जुए में हार दिए गए, पांडव जुए में हार गए। बात यह नहीं है कि जुए में हारे कि नहीं हारे, बात यह है कि आखिर आप होते कौन हो, उस महिला के
चरित्र, उस महिला के शरीर का सौदा करने वाले। महाभारत के पांडवों में ये प्रश्न है मेरा कि भाई आप कौन होते हो? उस महिला से आपने पूछा कि साम्राज्य बचाने के लिए या अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आप मुझे गिरवी रख रहे हो, मुझे जो है कि जुए में हार रहे हो, फिर चीर हरण होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें स्त्री को एक वस्तु के रूप में, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी वस्तुकरण कर दिया गया, उसको एक वस्तु मान लिया गया। और वस्तु सामान्यतः यूज एंड थ्रो होती है। आप पेन से लिख रहे हो और पेन आपका जो है कि खत्म हो जाता है, तो क्या उसको संभाल के रखते हो? फेंक देते हो, फेंक देते हो ना। तो यही चीज है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है, यानी नारी का एक वस्तुकरण हो जाता है। और ये स्थिति आपको बताती है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। अब यहाँ पे अगर तुलना करूं तो हड़प्पा सभ्यता में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी भाई। बहुत जगह जो है कि आपको नर्तकी की मूर्ति मिलेंगी और स्त्रियों की मूर्तियां मिलेंगी, मातृ पूजा के प्रमाण मिलते हैं थोड़े बहुत। ऋग वैदिक काल में भी जो है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपने सीखी। अब बात करेंगे धार्मिक संरचना की। धार्मिक संरचना हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की। जैसे भौतिक सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने उपासना को कहा कि अगर व्यक्ति को इस समाज में रहते हुए, इस दुनिया, इस संसार में रहते हुए अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे उपासना करनी चाहिए भगवान की, जिसमें प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट है और यज्ञ सेकंड नंबर पे। कि अभी यज्ञ कर्मकांड जो है कि रहित थे, मतलब यज्ञ होते थे लेकिन बहुत ज्यादा कर्मकांडी यज्ञ नहीं होते थे, बस नॉर्मल जो है कि यज्ञ होते थे। और देवकुल की व्यवस्था थी, यानी कि प्रकृति पूजक थे ये लोग, प्रकृति की पूजा करते थे। और बहुदेववादी अवधारणा थी। बहुदेववाद का मतलब हो गया कि वो केवल एक धर्म को, एक देवता को नहीं मानते थे, बहुत सारे देवताओं को, जैसे भगवान शिव को हो गए, ब्रह्मा जी को हो गए, विष्णु को हो गए, और गौरी, पार्वती, गणेश, हनुमान, श्री राम, कृष्ण, बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं को जो है कि माना जाने लगा, यानी बहुदेववाद। अब यहाँ पे कौन कौन से देवता प्रमुख थे? जैसे इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र सर्वप्रमुख देवता थे। इनको वर्षा का देवता, युद्ध का देवता, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इनका हुआ है और इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। पुरंदर मतलब राजा के नाम से। ठीक है, इंद्र के बारे में। अग्नि की बात करें तो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे भगवान और व्यक्तियों के बीच में, भगवान और मानव के बीच में मध्यस्थ की भूमिका थी। वरुण की बात करें तो ऋत, ऋत मतलब होता है नैतिकता, जो प्रकृति के नियम होते हैं उनको संरक्षक थे, और ऋतस्य गोप भी इनको कहा जाता था। यानी ऋत का संरक्षण करने वाले व्यक्ति को ऋतस्य गोप, और जन का संरक्षण यानी कि जनता, प्रजा की संरक्षण करने वाले को जनस्य गोप कहा जाता था, जिसको हम लोग राजा कहते थे ऋग्वैदिक काल में। सोम रस की बात करें, सोम के तो वनस्पति के देवता थे और चंद्र देवता भी कहा जाता था। आगे नासत्य यानी अश्विन, जो कि चिकित्सा के देवता थे। पूषण जो पशुओं के देवता थे और शूद्रों के भी देवता थे, लेकिन ये आगे चल के उत्तर वैदिक काल में इनकी भूमिका बदल जाती है। अदिति की बात करेंगे तो पृथ्वी की देवी थी, और अरण्यनी की बात करेंगे तो जंगल की देवी थी। और इसी के नाम पे हम अरण्य को क्या बोलते हैं? जंगल भी बोलते हैं। अरण्य को हम जंगल भी बोलते हैं। लेकिन जब यही उत्तर वैदिक काल में आप धार्मिक संरचना देखोगे तो भौतिक सुख की प्राप्ति को उपासना तो अभी भी रखा गया, लेकिन अब यज्ञ को सर्वप्रमुख और कर्मकांड से युक्त कर दिया गया। देवकुल की बात करें तो देवताओं का अब पदानुक्रम स्थापित किया गया अलग अलग। जैसे ब्रह्मा जो कि प्रजापति सर्वोच्च देवता मान दिए गए। इस काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा आती है उत्तर वैदिक काल में, यानी यही तीन महत्वपूर्ण देवता हैं, बाकी सारे देवता छोटे हो गए। फिर चाहे वो आपके पूषण के देवता हो, वायु के देवता हो, वरुण हो, अग्नि के देवता हो, इंद्र वगैरह कुछ भी, ये सब छोटे मान लिए गए। केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सबसे प्रमुख माना गया, और पूषण को शूद्रों के देवता मान लिए गए, जबकि ये पशुओं के भी देवता होते थे। तो यहां से आप देखोगे कि धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा की बात करें तो उपनिषद चिंतन का विकास होने लगा, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए हमने पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारी चीजों की रचना की। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडी स्वरूप की आलोचना की गई उपनिषदों में, और यज्ञ को एक फूटे हुए नाव के समान संज्ञा दी गई मुंडकोपनिषद में। जैसे आप एक टूटी हुई नाव से अगर आप सोचो कि आप एक नदी को पार कर लोगे तो यह असंभव है, क्योंकि अगर आपकी नाव में छेद है या कोई टूटी हुई नाव है जिसमें पानी, जैसी गंगा नदी में या किसी भी नदी में जब आप उतारोगे या किसी पानी में, तो उस नदी का पानी सारा का सारा नाव में भर जाएगा टूटी होने के कारण या खराब होने के कारण, और जिससे नाव डूब जाएगी और आप नदी पार नहीं कर पाओगे, बीच में ही मर जाओगे। तो यही चीज मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जो यज्ञ है वो एक कर्मकांड से युक्त है, और यज्ञ से अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप एक ऐसी नाव में बैठे हो जो डूब जाएगी, अर्थात आपको भव सागर से पार नहीं हो पाओगे, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सभी आलोचनाएं आपको देखने को मिलती हैं उपनिषद में। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने पढ़ लिया वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता एक साथ पढ़ लिया कंप्लीटली। अब यहाँ पे महाजनपद काल
या जिसे हम बुद्ध काल भी कह सकते हैं, या हम 600 BC भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने जितनी बेहतर तरीके से 1500 BC से लेके 1000 BC तक की चीज़ों को पढ़ा, फिर उसके बाद 1000 BC से लेकर हमने 600 BC तक पहुंच गया है उत्तर वैदिक काल में। और इसके बाद हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में। क्लासेस देखिए रेगुलर मिलती रहेगी, सुबह वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी आपको 9 से 10 बजे के बीच में, और दोपहर में या शाम में 4 से 5 बजे के बीच में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। फिर रिवीजन सीरीज भी मिलेगी टारगेट वाली, और कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों में पीवाईक्यूज भी शुरू करने वाला हूं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स के तौर पे शुरू किए थे। तो पीवाईक्यूज भी आपको शुरू करने वाला हूं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं जुलाई लास्ट के बाद आपको मेंस के पूरे नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, उसके लेक्चर्स, उसकी मेंस आंसर राइटिंग, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।